पटेल तो कहीं गुर्जर, जाट भी होने लगे फिर से मुखर। सब सजा रहे अपना अपना रण, हर किसी को चाहिए आरक्षण। आरक्षण पर सजने लगा रण। अब तो हर कोई आरक्षण को अपना हक बता रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमारी बन चुका है आरक्षण। गुर्जर से लेकर निषाद तक सब पटरियों पर झंडा गाड़ रहे हैं। तो हार्दिक पटेल भी पटेल आरक्षण का बिगुल बजा रहे हैं। वह एक बार फिर सुलग सकती है जाट आरक्षण की चिंगारी। कहीं पटेल तो कहीं गुर्जर, जाट भी होने लगे फिर से मुखर। सब सजा रहे अपना अपना रण, हर किसी को चाहिए आरक्षण। आरक्षण पर सजने लगा रण। दरअसल जहां हर ओर से आरक्षण का शोर सुनाई दे रहा है, बागपत में जाट आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की गई, जिसमें चेतावनी दी गई कि दिल्ली का बिजली, पानी और दूध बंद कर देंगे। वहीं हार्दिक पटेल की नजर जमी है यूपी के पटेल समुदाय पर। वैसे तो हालात की हकीकत से होती है अमीरी और गरीबी की तहकीकात, लेकिन आरक्षण के इस रण में तो हर कोई निकल पड़ा है अपनी अपनी मशाल लेकर। गुर्जर पटरियों पर गाड़ देते हैं अपना झंडा, तो पटेल सड़कों पर करते हैं संग्राम। और आरक्षण के इसी आगोश में अब जाटों के जज्बात जागे हैं। चेतावनी की तस्वीर ये कि बिजली, पानी और दूध को तरस जाएगी लुटियन की दिल्ली। 5 लाख जाट लड़ाकों के साथ में हम दिल्ली के कूच करेंगे और दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर देंगे। ना दूध जाएगा, ना पानी जाएगा, ना बिजली जाएगी। हमको हार्दिक पटेल की तरफ से भी समर्थन है, हरियाणा के जाटों की तरफ भी समर्थन है। साल 2014 में मनमोहन सरकार ने बिछाई थी जाट आरक्षण की गोटियां, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब मोदी सरकार के लिए मुसीबत बनेगी आरक्षण की ये अलग। ये जो जाटों की जो महिलाएं होती हैं वो शेरनियां होती हैं, और जब वो गरजती हैं तो आसमान को हिला देती हैं। सरकार तो क्या चीज है। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक ये परिभाषा बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ेपन की। वहीं गुजरात में पटेल आरक्षण के लिए हंगामा मचाने वाले हार्दिक पटेल की हार्दिक इच्छा ने जोर मारा है यूपी में महफिल जमाने के लिए। बहुत जल्द लखनऊ में एक महारैली का आयोजन करने का सोच रहे हैं। जंतर मंतर पर भी यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के पटेलों को बुलाएंगे और जो हक की लड़ाई है उसे सक्सेस करने आया है। पूरे गुजरात में तो हुआ है, अब पूरे हिंदुस्तान में ले जाना है। ऐसा लगता है जैसे बेवजह के दर्द की दवा बन रहा है आरक्षण। जब किसी के दिल में होता है दर्द, वो दौड़ जाता है जाति की जमात लेकर। अब जाट आरक्षण का मच रहा है शोर। सवाल ये कि क्यों जातिगत आरक्षण की अफीम खिलाती है सरकार, क्यों तय नहीं होता आरक्षण का एक आधार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्रेस। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ेंगे, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से, रामकुमार पटेल जी हमारे साथ पटेल समुदाय के नेता जुड़ेंगे, प्रोफेसर राजकुमार भाटी जी हमारे साथ गुर्जर नेता। इसके अलावा प्रमोद सोहरान जाट आरक्षण समिति के उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे और समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, ये आग रह रहकर क्यों धधक रही है? अब हर किसी को आरक्षण चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई एक ठोस तरीके से एक सही प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की आग झुलसाना चाहता है। मुझे तो लगता है एक देश के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं बन रही आने वाले समय में। 2 कारण देखिए। एक तो हर जाति ने एक अलग झंडा उठा लिया कि भाई हमको दो, बाकी का क्या करो तुम जानो, हमको दो, और नहीं हमको दोगे तो किसी को नहीं। ठीक, एक ये टोन सेट हो गई। सड़क पर फैसला करना है, फैसला संसद में, विधानसभा में, अदालत में नहीं करना, सड़क पर करना है। एक दूसरा, अभी मैं देख रहा हूं एक नई मुहिम चल रही है, आरक्षण मुक्त भारत। वो लोग कह रहे हैं कि भाई जब आरक्षण मांगने वाले 5 लाख 7 लाख लोगों की रैली कर सकते हैं, तो जो देश में जो लोग चाहते हैं आरक्षण खत्म हो, वो सब लोग दिल्ली आओ और 1 करोड़ लोग इकट्ठे करो दिल्ली में। अब क्या स्थिति बनेगी? सड़क पर आरक्षण विरोधी, सड़क पर आरक्षण समर्थक, लाठी चलेगी। कोई कह रहा है गुजरात में पानी, बिजली, दूध बंद कर देंगे, कोई कह रहा है दिल्ली में बंद कर देंगे।
तो हिंदुस्तान कैसे जिएगा, हिंदुस्तान कैसे चलेगा? समुदाय महत्वपूर्ण है, जातियां महत्वपूर्ण है, सबका योगदान है, लेकिन इन सबसे बड़ा तो मुल्क है ना। यहां मुल्क सबसे नीचे, बाकी हर चीज मुल्क से ऊपर। इसलिए आज मैं विषय लेके आया। मुझे लगा कि जो बादल दिखाई दे रहे हैं ना आसमान में देश के, वो शुभ संकेत नहीं है। आने वाले समय में टकराव इतना भीषण रूप ले सकता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। अभी तो हमने गुजरात देखा, लाठीचार्ज, हिंसा, आगजनी, कुछ लोग मारे गए, कुछ पुलिस के लोग घायल हुए, नाना प्रकार की परिस्थितियां बन गई। वैसी परिस्थितियां पूरे देश में बनेंगी क्या? और दिल्ली उसका प्रमुख युद्ध क्षेत्र होगा क्या? ये मसले शांत चित्त होकर इन समाधान पाने चाहिए। विधायिका से समाधान आना चाहिए, न्यायपालिका से समाधान आना चाहिए, और समाधान हम सड़क पर निकालना चाह रहे हैं। ये प्रथा ठीक नहीं हिंदुस्तान के लिए। रामकुमार पटेल जी, क्या ये स्थिति सही होगी देश के लिए, मुल्क के लिए? मानवर, ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होगी। स्थिति तो वास्तव में यह है कि जिन्हें अधिकार मिलना चाहिए उनको सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, ये सारी स्थिति शैक्षणिकता से डिपेंड करती है। और हम सब लोग जो हैं देश को सर्वोपरि मानते हैं। ये हमारा पटेल समाज तो वास्तविक सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है, ये अपने को पीछे नहीं रखता है राष्ट्रभक्ति में। लेकिन दुर्भाग्य से कि ये जो मूल्यांकन हुआ, उस मूल्यांकन में कहीं न कहीं जो संवैधानिक तौर पर विचार हुआ है, किस स्तर पर हुआ है, हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हर एक को अपनी भूख है। ये सामाजिक और राजनीतिक जो आज स्थिति जो खड़ी है देश में, उसके कारण ये चीज पैदा हो रही है। नहीं, बात सामाजिक शैक्षणिक की है, राजनीतिक नहीं है। मैं ये सामाजिक नहीं, राजनीति ने ये खड़ी कर दी है। ठीक, राजनीति ने ये इशू खड़ा कर दिया है इस तरह का। ठीक, इसलिए आप लोग सड़क पर आगे, सड़क पर निपट लेंगे। हिलाल लखवी जी, भाई सबका जोड़ लें, जितनी जितनी मांग कर रहे हैं। जैसे भाटी साहब से पूछे, पटेल साहब से पूछे, चौधरी साहब से पूछे, हार्दिक पटेल की हार्दिक इच्छा जाने, और अभी जो मौजूदा आरक्षण है उसको गणित ले लें, सब देख ले तो ये तो 300% हो जाएगा जाके। और सुप्रीम कोर्ट कहता है जो कुछ करना है, करना धरना 50 के भीतर करो, जो उठापटक करनी है। किधर जाएंगे फिर? जी अमिताभ जी, देखिए निश्चित रूप से एक मतलब फिर से जो आरक्षण की पूरी प्रक्रिया है इसको दोहराना पड़ेगा। इसको एक मतलब फिर से जाकर के देखना होगा कि अब तक जो आरक्षण दिया गया है उसके में कौन से समुदाय, कौन से जाति के लोग जो है लाभान्वित हुए हैं, कौन से जाति के लोग जो हैं वो अब इतने समर्थ हो गए हैं कि उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। हमको दोबारा इस बात को समझना होगा कि जनता जो है अगर ये आरक्षण की मांग कर रही है या समाज में ये आरक्षण की मांग उठ रही है तो इसका पीछे मूलभूत कारण क्या है। इन बातों को बिना समझे हुए, बिना इन बातों को जाने हुए अगर इस समस्या का हल जो है, जैसा आपने कहा कि हम उसको जो है सड़कों पर कर लें या अपनी ताकत का या प्रदर्शन करके कर ले, वो संभव नहीं है। क्योंकि आखिर में जब कभी भी इस प्रकार की कोशिश की गई, जब भी इस तरह से सरकार पे दबाव बनाया, सरकार ने उसके ना आरक्षण प्रदान किया, तो वो जाकर के न्यायपालिका से समाप्त हो गया। और ये बात हुई कि 50% के ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। ये देखिए महत्वपूर्ण, बस एक मिनट अमिताभ भाई पूरा कर लें। ये देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना स्टैंड बना रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में इस पर ढिलाई नहीं की है, तो अब अगर न्यायपालिका के साथ इसी तरह से सड़क पे उतरना शुरू हुआ, न्यायपालिका के पर दबाव बनाना शुरू हुआ, तो वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और अराजकता अपने चरम पे पहुंच जाएगी। ठीक बात। भाटी साहब, क्या ऐसा दिन भी आ सकता है कि कभी कोई नेता ये आवाहन कर दे कि भाई 20 लाख लोग इकट्ठे हो? बोले क्यों? बोले सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना है। तब कहां जाएगा देश? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एक शासन प्रणाली का अंग है। हाँ। लोकतंत्र में तो मतलब उसका भी घेराव हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में आंदोलन कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन जो अभी बात चल रही है मैं उस विषय पे कहना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट भैया, एक मिनट भाटी साहब, हर मेहमान से अलग सवाल, सबसे एक सा सवाल नहीं। मैं पूछ रहा हूं क्या ऐसा दिन भी ये मुल्क देखने को तैयार रहे कि भाई 10-20 लाख के लोग इकट्ठे हो और चलो सुप्रीम कोर्ट? आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हैं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जो विषय आरक्षण का है मैं उस पर 2 मिनट बोलना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो।
ज्योतिषी का सवाल नहीं है अब कल भविष्य की क्या हम कैसे आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट में भविष्य आपने हो चुका बता दिया, है। बिजली, दूध, जो पानी सब रोक माननीय देंगे। उदित राज जी बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में, वो सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आरक्षण के मुद्दे पर वो अपने SC ST फिर हो सकता है, मतलब ये कह रहे हैं ना, मुद्दे फिर पे हो कर सकता चुके हैं पीछे, हो ठीक सकता नहीं, हो चुका है, ठीक सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन हो चुके हैं। ठीक बात, या तो जज आप मनमाफिक फैसला दे, नहीं तो जज का भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, है ना भाटी मुझसे साहब? पूछ रहे हैं आप? हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ नहीं, आप एक बात देखिए, जी, पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है वो 3 आयोग बनाए गए आजादी के बाद। तीनों आयोगों ने लंबा विचार विमर्श किया, पिछड़ी जातियों की पहचान की, उनके लिए आरक्षण तय किया। क्या उनके आरक्षण की डिमांड पूरी हो चुकी है? उनके जिस उद्देश्य से रखा गया था वो उद्देश्य पूरा हो चुका है? उन जातियों का तो उद्धार अभी हुआ नहीं है। इसमें नई नई जातियों को उसमें लाना, वो आरक्षण की भावना को समाप्त करना है। जो आज ये मांग चल रही है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, हमारे जाट भाई हमारे भाई हैं, हमारे गांव में हमारे साथ रहते हैं, हमारे पटेल भाई गुजरात के, ये किसी भी दृष्टिकोण से OBC में आने लायक किसी भी मानक से नहीं है। ठीक बात, ये अपनी आबादी से ज्यादा सरकारी नौकरियों में मौजूदा समय में है। ठीक है, आप आरक्षण की जरूरत उनको है जो सरकारी नौकरियां जिन्हें नहीं मिली जी, है। ठीक बात। धर्मवीर जी भाटी साहब कह रहे हैं कि पटेल और जाट इनको आरक्षण की जरूरत नहीं, इनको तो इनकी मांग खारिज करो। जब इस देश में 1993 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, अग्निहोत्री साहब 93-90 में, उस समय हमारे समाज में जाटों को, गुजरों को, यादवों को, सबको, सैनियों को, कुर्मियों को एक समांतर में रखा गया कि ये खेती और मजदूरी का काम करते हैं और इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जाटों के साथ में हमेशा ये षड्यंत्र सरकारें करती हैं कि जाट समाज के लोगों को उस आरक्षण से वंचित कर दिया गया और बाकी को आरक्षण दे दिया गया। अच्छा, तो अब अभी भाटी साहब ऐसे आप हमारी इंटरव्यू नहीं कर सकते यहाँ। भैया आप मुझे बताइए, इसीलिए अब दिल्ली का पानी, बिजली, दूध, फल सब्जी रोकेंगे चौधरी साहब? बिल्कुल रोक देंगे हम। अच्छा। क्योंकि अगर आप किसी जानवर के आगे से भी उसका खाना छीनने की कोशिश करेंगे तो वो जानवर भी आपको सींग मारने का काम करेगा। हमने प्रधानमंत्री जी से 70 सींग मारने की तैयारी है, के साथ में मिलने का काम किया। धर्मवीर चौधरी, अब सींग मारने का वक्त आ गया ना, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने निवेदन बहुत करके देखिए, प्रधानमंत्री से हम लोग मिले, उन्होंने हमारे आंसू पोंछने का काम नहीं किया, सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं वो लोग हमको। और उसके बाद में हमने अपने सांसदों को चिट्ठियां लिखी, 131 सांसदों को मैं चिट्ठी लिख चुका हूं कि भाई इस जाट आरक्षण के मुद्दे को आप लोकसभा में उठाइए, आप पंचायतों में उठाइए। कोई भी सांसद, 131 सांसद जाटों के निर्णायक वोट से जीत करके लोकसभा में जाते हैं, लेकिन किसी सांसद ने भी हमारी बात को लोकसभा में उठाने का काम नहीं किया। और हम अभी भी चिट्ठियां लिख रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है इस देश में अगर आरक्षण की व्यवस्था है, कोर्ट ने हमारे आरक्षण को खत्म किया इस सरकार के, केंद्र सरकार के इशारे पे। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी के लोगों ने हमारे आरक्षण को खत्म कराया। इस देश में जाटों को सबसे बाद में आरक्षण मिला और सबसे पहले हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम किया। बाकी मेहमान भी है, बाकी में सब लोग एक ही साथ इतना बोल देंगे तो बाकी मेहमान कहां जाएंगे? राकेश त्रिपाठी, 2 बातें तय हुई कि जरूरत पड़ेगी तो अदालत भी घेर लेंगे और सींग मारने का वक्त आ गया। देखिए, मुझे लगता तो है सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी के गले में घंटी बंध गई, वो झेले। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि अभी धर्मवीर जी जिस तरह की ये तो बात कर रहे डिजिटल थे इंडिया की जगह दूसरा इंडिया हुआ जा रहा है, बैटल सुप्रीम इंडिया हुआ जा कोर्ट रहा के है। निर्णय को भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि इस पर मेरी बहुत सख्त आपत्ति है। भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, न्यायपालिका का अपना कार्यक्षेत्र है, न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में न विधायिका हस्तक्षेप करती है, न विधायिका के कार्य की शक्तियों को न्यायपालिका तय करेगी। ये सेपरेशन ऑफ पावर बहुत स्पष्ट है संविधान में, और ये भारत के संविधान की खूबसूरती है। इसलिए आपका जो ये आरोप धर्मवीर जी का है, पहली बात तो ये अपना आरोप वापस लें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित किया है। ये भारत की जनता का त्रिपाठी जी, कमजोर पैरवी सुप्रीम कोर्ट में हुई है सरकार के द्वारा, कमजोर पैरवी सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उसी से हमारा आरक्षण रद्द हुआ है। और जब आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था ना, हमारी बहस का एक कायदा है, उसी से चलना होगा। ये जनसभा नहीं है ना। अमिताभ जी, मुझे लगता है आपने आज जिस विषय को उठाया है, बहुत संवेदनशील विषय है, और मुझे लगता है कि इस पर जब बहस करते हैं तो बहुत संजीदा और संजीदगी के साथ, ये क्योंकि आरक्षण बहुत संवेदनात्मक मुद्दा है, संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर जब आप बहुत आक्रोश में, बहुत तैस में, बिना तथ्यों, बिना तर्कों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक निर्णायक हल की तरफ नहीं जाएगा, वास्तविकता में अपनी ढपली, अपना राग की तरह से रहेगा। जाट आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसका अध्ययन मुझे लगता है धर्मवीर जी को करना चाहिए। ठीक है। राजकुमार भाटी जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको संविधान सभा के उस डिस्कशन को
और उसके बाद जो इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें हुई हैं उनको देखना चाहिए, उसके आलोक में बात की जानी चाहिए। नहीं, लेकिन अब तो आलोक में अभी के आलोक में बात हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ये भीड़ तंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र नहीं है, व्यवस्थाओं से संचालित होने वाला देश है, यहाँ व्यवस्थाएं चलेंगी, भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, आगे या अराजकता की स्थिति नहीं है। आगे 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 हम 22 करोड़ में पिछड़े हुए हैं, 122 करोड़ में जाकर के हम पिछड़े नहीं रहते हैं। ये कहाँ का संविधान कहता है? संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि सीमाओं के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जी, ये ताकत बचा के रखो, जब दिल्ली घेरो तो बोलना, ये एनर्जी बचा के रखो। ये तो टीवी है, इसमें तो बौद्धिक बहस होगी। ये सब वो ऐसे डायलॉग बचा के रखिए। आपको अभी आगे लड़ाई लड़नी है, यही सब बोल लोगे तो आगे क्या बोलोगे, मजा नहीं आएगा लोगों को सुनने में। ठीक, शाहिद साहब आपसे बिल्कुल अलहदा सवाल, मैं इसीलिए सबसे अलग सवाल पूछता हूं कि केवल भाषण नहीं दिया जाए, तो बात हो तर्क पर हो, भाषण नहीं। भाषण अपने अपने पार्टियों के मंच पे दो, संगठन के मंच पे। बेशक बेशक। पहली बात तो नमस्कार अमिताभ भाई, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही है, नमस्कार। हुजूर, एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान का उदाहरण देता हूं, जिसकी ओर किसी की बहस में ध्यान नहीं गया। राजस्थान के ओबीसी की कैटेगरी में, ध्यान से सुनना है, मैं बोलूं, हाँ, 81 जातियां हैं लिस्टेड, 81। जी जी जी। और वहां पिछले 12 साल का डाटा मैंने निकलवाया, 3 जातियों ने, कितनी? 3 जातियों ने 77% नौकरी खा ली। 81 में से 3 जातियों ने 77% नौकरी खा ली, कब्जा कर ली। तो बाकी के पास बचा क्या फिर? ऐसे आरक्षण में तो ये फिर सींग और लाठी चलेगी, जब आप लोग ऐसा करोगे सरकारें, मोहम्मद शाहिद जी। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में कोई अलग स्थिति नहीं। अमिताभ भाई जी बताइए भैया। अमिताभ भाई जी, न्यायपालिका की परिधि में जो बातें होंगी, जो न्यायपालिका की, ना ना, ये न्यायपालिका के मसले नहीं, ना ना, आप समझे नहीं मेरा सवाल। जो नहीं नहीं, आप सवाल नहीं समझे, आपसे न्यायपालिका का विषय नहीं पूछा। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूं। ना ना, सवाल फिर से क्लियर कर दूं भाई, आप फिर वही बोलने लगेंगे। एग्जीक्यूटिव का मसला है ये, इसमें न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं। 81 जातियां ओबीसी में थी, उनके लिए रिजर्वेशन था। 3 जातियों ने 77% नौकरियों पर कब्जा कर लिया, बाकी जातियां कहां जाएं? ये पूछ रहा हूं आपसे। इसमें न्यायपालिका का मतलब नहीं, एग्जीक्यूटिव का मसला है, एग्जीक्यूटिव का। ये तो जो राजस्थान की नहीं, अरे उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है मोहम्मद शाहिद। उसका दायित्व बनता है कि मोहम्मद शाहिद जी, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। अमिताभ भाई, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे आप आने दे जी। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सारी जातियों को जो आरक्षण का दायित्व, जिन जातियों को जो आरक्षण मिला है, उसके अनुसार सारे काम हो रहा है। 1 मिनट, मैं बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ा सा दूसरे से हट के बात कर रहा हूं, क्योंकि ये गंभीर, बहुत गंभीर, नहीं, हटके नहीं करो, हटके नहीं है। शाहिद भाई माफ करिए, शाहिद भाई हटके नहीं, अपने शब्दों को, शाहिद भाई हटके नहीं, सवाल पर ही जवाब हो। सब लोग हटके बोलेंगे तब तो फिर 40 मिनट में क्या बहस होगी? नहीं ना, जनता सवाल पर उत्तर चाहती है। मैंने कहा कि संवेदनशील मुद्दा है, सबको पता, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा ऐसी बातें ना करे जो समाज में। शाहिद भाई नहीं, ये नहीं, ऐसा कोई काम, ये आपसे सवाल नहीं, थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। नहीं, ये सवाल नहीं था आपसे, नहीं आपसे सवाल नहीं था। मेरा सवाल फिर वही, मैं हिलाल लग भी आपके पास आऊंगा, मुझे उत्तर दीजिए। अदालत ने जिस पर मुहर लगाई और उससे पहले भारत की संसद ने जिसको मंजूरी दी थी ओबीसी के लिए, बात को समझ लीजिए हिलाल भाई, उसने ओबीसी ब्लॉक के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। एम आई राइट? नॉट फॉर इंडिविजुअल कास्ट। उसमें उसने कोटा में कोटा नहीं लगाया ना। उसने कहा दलित को इतने फीसदी, जनजाति को इतने फीसदी, ओबीसी को इतना फीसदी। राइट? ठीक, इसमें कोई भ्रम नहीं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मोहर लगाई। उत्तर प्रदेश में जब वो आरक्षण आया ओबीसी का, तो यहां भी वही 2 जातियां आरक्षण का 80%, 70% लाभ ले गई, और बाकी 98% जातियां अभी भी मुडेर पर बैठी हैं। झगड़ा क्यों नहीं होगा हिलाल लखवी जी? जी अमिताभ भाई, देखिए, ये अपने आप में जो आपने बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है,
और ये आंकड़े निश्चित रूप से निकलने चाहिए। इन आंकड़ों को निकल करके ये देखना चाहिए कि जितने लोग जो है वो इस आरक्षण से लाभान्वित हो चुके हैं, जितने लोग जो है वो उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो उनका स्तर है वो उठ चुका है इस आरक्षण के लाभ होने से। जब तक वो कि मैं वो दूसरी बात, जगह नहीं हिलाल भाई बनाएंगे, फिर दूसरी जगह चले गए। मेरा निवेदन फिर से सुन लीजिए, एक मिनट फिर, ताकि उसी विषय पर बोल पाए हम लोग। मेरा निवेदन था, एक घर के लिए 10 सदस्य है एक घर में, ऐसे समझिएगा, उसमें 1 किलो लड्डू भिजवाए किसी ने कि भाई सब लोग एक एक लड्डू खा लेना, राइट? हिलाल नकवी जी पूरा डब्बा खा गए, हिलाल नकवी और राकेश त्रिपाठी आधा डब्बा खा गए। अब बाकी लोग अगर सिर्फ टवल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूं। जी हम अमिताभ भाई आपकी जो ये बात है उसी बात के ऊपर कह रहे हैं कि बात बिल्कुल सही है। जब आरक्षण के अंदर जो है स्थिति वही बन जाएगी जैसे कि पहले जनरल हुआ करता था, जब आरक्षण विहीन हुआ करता था जो स्थिति तब थी, लगभग वही स्थिति अब हो गई है। जैसे कि पहले जनरल कैटेगरी में हुआ करता था कि कुछ लोग पीछे छूट जाते थे जब आरक्षण की नहीं थी, तो वही बात अब आरक्षण के अंदर हो गई है। तब आरक्षण की मांग इसलिए की गई थी कि वो लोग पिछड़ गए, अब आरक्षण के अंदर इसी वजह से मांग की जा रही कि फिर कुछ लोग पिछड़ गए। तो हम जो आपसे बात कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि आरक्षण के जैसे कि जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया गया, आरक्षण से बाहर किया गया, ऐसी एक मतलब पुनः इसके ऊपर आकलन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो लाभान्वित लोग हैं वो उन लोगों को किस प्रकार से इससे अलग रखा जाए जिससे ये सब ना हो, जिससे लाठी ना चले, जिससे ये धमकी ना दी जाए कि हम सुप्रीम कोर्ट को घेर लेंगे। देखिए अमिताभ भाई बहुत सहज स्थिति नहीं है। राकेश जो है वो बात, राकेश त्रिपाठी बात पूरी हो जाती है तो अच्छा लगता है। उसमें एक क्विक टिप्पणी राकेश त्रिपाठी से लेंगे बहुत जल्दी से, चूंकि इनकी सरकार है केंद्र में, सारा ठीक है, इन्हीं की सरकार के सिर फूटेगा, जो सींग मारेगा वो भी इन्हीं की मारेगा, लाठी मारेगा वो भी इन्हीं की मारेगा, लाठी सिंह सब ये खाएंगे। मुझे ये बताइए, अगर 80 जातियां ओबीसी में हैं, 80 के लिए आया आरक्षण, उसमें 2 जातियां ले गई 80%, 70%, बाकी जातियों को नहीं मिला, चूरा भी लड्डू तो छोड़िए, लड़ाई क्यों नहीं होगी? राकेश त्रिपाठी टेल मी। नहीं, बिल्कुल होगी और उत्तर प्रदेश से इसका गवाह बना है। कुछ दिनों पहले आपके चैनल पे डिबेट हुई थी, गोरखपुर अशांत हुआ था, गोरखपुर के पास के जनपद में लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, वो भी इसी तरह का एक मुद्दा था। वास्तविकता में जो भी अच्छी पॉलिसी बनती है उसका ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कराने की एजेंसियां उसको वास्तविकता में उसी पवित्र भावना के साथ जब इंप्लीमेंट नहीं करती हैं तो इस प्रकार की भावनाएं आक्रोशित होती हैं, इस प्रकार के विचार सामने आते हैं। ठीक है, ये एक सवाल, ठीक राकेश, ब्रेक लेना है मित्र, एक सवाल मैं छोड़ के जाता हूं ब्रेक के बाद के लिए। धर्मवीर जी, हमारे बाकी सारे साथी उस पर सोचे, पटेल साहब सोचे, भाटी जी सोचे और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, क्या ये रास्ता अब हिंदुस्तान के लिए ठीक होगा कि आरक्षित जातियों में रोटेशन लागू कर दिया जाए? मेरे सवाल को फिर सुन लीजिए, आरक्षित जातियों में रोटेशन लागू कर दिया जाए ताकि कोई बिल्कुल नहीं छूट जाए और कोई पूरा डिब्बा लेके नहीं भाग जाए। धर्मवीर चौधरी साहब, क्या रोटेशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए? किचकिच से ही कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। देखिए साहब, रोटेशन पे करिए, ये सरकारों का काम है, ये मेरा काम नहीं है, हमारे समाज का काम नहीं है। हम लोगों को आरक्षण की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम लोग इतने पिछड़ गए हैं इस समाज में कि पहले हमारे पिछड़ेपन का आंकड़ा है आपके पास? इस पिछड़ेपन का आंकड़ा है आपके पास? ये तो कमीशन तय करेगा जी, और आप कह रहे पिछड़ गए, कमीशन कह रहा है कि आप पिछड़े नहीं है, खर्च किए जाते हैं। ओबीसी कमीशन कह रहा है आप पिछड़े नहीं है। कमीशन ने जाकर के ग्रास रूट पर ये नहीं देखा कि ये जाट पिछड़े हुए नहीं पिछड़े हुए हैं। बंद कमरों में एयर कंडीशन में कमीशन की रिपोर्ट बनती है और ये सरकार ने हमको आरक्षण दिया था पिछली सरकार ने। जी एक मिनट प्रभु एक मिनट, अगर आप कहते हो हम पिछड़े हैं तो आपको, अब आपके संगठन को अपने पिछड़ेपन के पक्ष में आंकड़े देने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश करना चाहिए कि भाई जाटों के आप पिछड़ेपन के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर 3 महीने के अंदर। आप दो ना, आप करा लो, आप आके पानी। ये सरकार का काम है, ये जाटों का काम नहीं है, ये जाटों का काम नहीं है साहब, ये सरकार का काम है कि सरकार जो है कमीशन बनाकर के 3 महीने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पिछड़े नहीं है, आप पिछड़े नहीं है, बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप पिछड़े नहीं है। केंद्र सरकार की नाकामी है कि उसको अपने आयोग बना करके 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है सरकार? ये हजारों करोड़ के फंड को ये ठीक है, आगे बात आगे। धनवीर जी, पटेल साहब, आरक्षण रोटेशन में क्यों नहीं हो जाए? जब से लागू हुआ तब से 2-3 जातियां मलाई चापे पड़ी हैं, रोटेशन क्यों नहीं हो जाए? नीचे वाला भी कभी ऊपर आ जाए।
नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो जहां से आरक्षण का मसला जब किस था, आरक्षण का मसला ही, हेलो जी आ रही है आवाज की, आरक्षण का मसला जो है वो यहीं पर से डिपेंड करता था। आरक्षण तो लोगों के आर्थिक सुधार के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए, शैक्षणिक उत्थान के लिए तय हुआ था। और वास्तव में जो कृषि क्षेत्र है वहीं से जन्म हुआ है। कृषि की उपेक्षा के कारण सारे देश के अंदर कृषि पर आधारित जातियां और उनकी उपेक्षा का परिणाम आज ये इस तरह की आवाजें उठ रही हैं सारे देश में। आपको रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, देखना होगा। ठीक, भाटी साहब, रोटेशन में आरक्षण नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, जो रजाई सबसे नीचे रखी ना बकस में, उसमें धूप ही नहीं लग रही सालों साल से, उसको कीड़े खाए जा रहे हैं, ऊपर वाली रजाई अपना आनंद ले रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं आपकी इस बात से का समर्थक हूँ, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। आरक्षण में पहले बात तो जातीय आधार पर जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए, ठीक बात है। और हर 5 साल में समीक्षा होनी चाहिए कि जो जाति अपनी जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आ गई है, उस जाति को जनरल में लेते आओ और बाकी नीचे वालों को, ताकि उनका हिस्सा मिलता रहे। सही सामाजिक न्याय तभी आएगा। मैं इस बात से सहमत हूं। ये जो वर्तमान में सवाल उठाए जा रहे हैं, ये आरक्षण को बढ़ाने के लिए नहीं उठाए जा रहे, आरक्षण को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे भी एक गहरी साजिश है कि ऐसी जातियों से आवाज उठवाओ जो आरक्षण के मानक पर खरी नहीं उतरती, ताकि आपको ये कहने का मौका लग जाए कि आरक्षण से देश में अव्यवस्था फैल रही है, इस आरक्षण को समाप्त करो। अच्छा, आप लोग तो पहले हार्दिक पटेल के साथ थे, जब उनने कहा मैं जाटों को भी साथ ले रहा हूं, तो आप लोगों ने कह दिया ना, 2 में से एक चुनो, या तो गुर्जर या जाट। हम हार्दिक पटेल से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हार्दिक पटेल अभी खुद कंफ्यूज है। हार्दिक पटेल की सोच ही स्पष्ट नहीं है। वो कभी कहते हैं मैं आरक्षण का विरोधी हूं, कभी कहते हैं या तो हमें मिले नहीं तो सबका खत्म किया जाए, कभी वो कहते हैं बाल ठाकरे मेरे आदर्श हैं। बाल ठाकरे कभी आरक्षण के समर्थक नहीं रहे। वो बीजेपी का समर्थक अपने आप को बताते हैं हार्दिक पटेल। बीजेपी कभी आरक्षण की समर्थक नहीं रही। जो ताकतें 90 में मंडल के खिलाफ मैदान में उतर रही थी, जो ताकतें मंडल का विरोध कर रही थी, वही आज मंडल में शामिल होना चाहती हैं, ओबीसी में शामिल होना चाहती हैं। हमें किसी जाति पर आपत्ति नहीं, किसी को भी शामिल कर दो, लेकिन नियमानुसार आयोग उसकी जांच करे, उनके स्थिति का आकलन करे। अगर वो इस लायक है तो उन्हें ओबीसी में शामिल भाटी साहब, एक बहुत खास मेहमान से बहुत खास सवाल पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। मोहम्मद शाहिद भाई, उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली जातियों में जो जाति सर्वाधिक लाभ पा चुकी अभी तक आफ्टर मंडल, उस ऐसी जातियों को रोटेशन में बाहर करके जो जातियां अभी तक कुछ नहीं पा पाई, उनको क्यों नहीं ले आए ऊपर? आप तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में जिस जाति ने सर्वाधिक लाभ पाया आरक्षण का, उसको बाहर किया जाए आरक्षण। तैयार, किसी के तैयार होने और ना होने से नहीं, यहां पर किसी के तैयार होने और ना होने से एक नहीं। मैं थोड़ा सा दूसरी बात कहना चाहता हूं। इस देश में जितनी भी संपन्न जातियां हैं, उनको अगर देश की तरक्की को देखना है, देश में विकास देखना है, देश में ये जातिवादी दंगों से दूर रहना है। देखिए, ये वो दल ज्यादा बात कर रहे हैं जो कल तक बात करते थे कि कोई जात नहीं चलेगी, कोई धर्म नहीं चलेगा। आज वही दल जो सत्ता में आ गए हैं, सिर्फ धर्म और जात के अलावा दूसरी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमको जो व्यक्तिगत लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो गुजरात से एक आंदोलन की चिंगारी चली है, आप इसको कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति मानिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के हर मुहाने पे फेल हो चुकी है। उसको उलझाने के लिए भैया, मैं भाजपा सपा का नाम नहीं लेना चाह रहा ना शाहिद भाई, ना मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है। अभी बहस सामाजिक चल रही है, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। नहीं, मैं क्या कर, मैं नहीं दे रहा हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो केंद्र में सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस देश के नौजवानों को उलझाने का प्रयास कर रही है कि वो अपनी बातों को न रखें, अपनी बातों को न मांगे। मैं एक बात कह रहा था कि जितने भी इस देश में संपन्न जातियां हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी स्वेच्छा से उस आरक्षण को मेरे ख्याल से अगर छोड़ दें तो देश के लिए भला होगा और देश एक मिनट वो खत्म होगी। एक मिनट, अब मेरा सवाल सुन लो और जल्दी से रिप्लाई कर देना। यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे उतरो, ठीक? आगरा से चलो फिरोजाबाद शुकोबाद की ओर, ठीक? जितनी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, जिसमें सफेद गाड़ी, सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैंट, सफेद कमीज, 5-7 सोने की चेन, 10-12 अंगूठी और झंडा के साथ जो ट्रेवल दिखता है रेला,
वो आरक्षण छोड़ने को तैयार है? वो लोग तैयार हैं? हाथ में है अभी नहीं धर्मवीर जी, आप हकीकत में बोल सकते हैं। नहीं, चंद लोगों की बातों से आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता। नहीं, अभी आपने चंद कहा जो लोगों की संपन्न है वो बातों छोड़ से दे। आरक्षण की बात को इसमें लागू नहीं किया जा सकता। अभी आपने कहा जो संपन्न है वो छोड़ दे, तो मैंने संपन्न की बात की। इस देश की आपने तो नहीं, आपने तो चंद लोगों की बात करी। चंद नहीं, ज्यादातर आप पश्चिम की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, गुजरात की बात करिए, राजस्थान की बात नहीं, आपने संपन्न जातियां आप बता दीजिए। अमिताभ भाई, या तो हो कोई भी हो, शायद से आप संपन्न जातियां आप बता भी नहीं सकते। नहीं, गरीबी देख लीजिए, आप तो खाने को नहीं। नहीं, मोहम्मद शाहिद साहब संपन्न जातियां आप बता दीजिए। मैं क्या पूछ रहा हूँ मोहम्मद शाहिद साहब, पाल लेने से कोई ओबीसी कैटेगरी में संपन्न जातियां बता दीजिए, आप बता दीजिए। में संपन्न कौन है मुझे आप बता दो। नहीं, ये पूरा देश जानता है। नहीं, आप बता दो, मैं बता दो। बोल सकते मैं ये कह रहा हूं, मैंने नहीं, ये नहीं कहो मालिक, आप बता दो ना, आप अपील कर दो। चलो आप अपील कर दो कि आप संपन्न हो, आप हट जाओ। बात तो सुनिए, मैंने कहा इस देश में जितनी भी संपन्न जातियां हैं, नहीं जितनी भी संपन्न जातियां हैं, जो लोग उसको अवेल कर रहे हैं, संपन्न लोग अगर उसको अवेल कर रहे तो स्वेच्छा से छोड़ दें। कोई नहीं छोड़ रहा, कोई नहीं छोड़ रहा। ठीक है, आगे शायद भाई राकेश त्रिपाठी उनको मिलने दीजिए। राकेश त्रिपाठी, ये दिन आ गया अब इस देश में लोहिया, अंबेडकर, जितने भी लोग, शाहू जी महाराज, फुले जी, जितने भी लोग, जयप्रकाश और तमाम लोग जिन्होंने लड़ाई लड़ी समाज के उत्थान के लिए, संविधान सभा की बहसें में जो जिनके नाम आते हैं सब देख रहे हैं, वो सब लोग रो रहे होंगे ऊपर जब वो देखते होंगे BMW वाल से उतर के आदमी कह रहा आरक्षण हमारा हक है, लेके रहेंगे BMW से उतर के। ये अजब तमाशा है इस मुल्क में भाई। राकेश त्रिपाठी, साइकिल वाला मांगे समझ में आता है, मेरी आंख में आंसू आ जाएगा, लेकिन यहां तो BMW वाला मांग रहा है। कितने लोगों के पास, अमिताभ जी, कितने लोगों के पास BMW है? अरे भाई, जो जिसके पास है वो क्यों मांग रहा है? 1% के -001% के लोगों के पास भी नहीं है। मोहम्मद शाहिद ये देखिए उनकी गरीबी क्यों मांग रहा है? वो आरक्षण का हक मांग रहे तो सही मांग रहे। मोहम्मद शाहिद, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, बिना सुने बोलेंगे तो ऐसे गलत बोलेंगे। एक आदमी की आप बात कर रहे हैं ना, मैं बता तो रहा हूं ना, जिसके पास BMW है वो तो इस लड़ाई से दूर रहे। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैंने क्या कहा, जिस इंडिविजुअल के पास BMW है वो दूर रहे आरक्षण से। वो क्यों नहीं दूर है, ये पूछ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी, देखिए, मुझे लगता है कि मोहम्मद शाहिद से आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत कठिन है उनके लिए इसका जवाब देना, इसलिए क्योंकि ये मामला शुद्ध रूप से वोट बैंक से जुड़ता है और ऐसी कोई भी बात जो वोट बैंक को खतरा पहुंचा दे मोहम्मद शाहिद नहीं कहेंगे। मुझे लगता है अमिताभ जी, आपने आज जो एक सुझाव अपने इस कार्यक्रम में दिया है, इस कार्यक्रम की उपादेयता को सिद्ध करने वाला एक उपाय है और ऐसे ही बहुत सारे और उपाय खोजने की आवश्यकता है। जब देश आजाद हुआ और संविधान सभा जब आरक्षण के मसले पर चर्चा कर रही थी, उस समय भारत के समाज में सामाजिक अस्पृश्यता और पिछड़ेपन के आधार पर भेदभाव की पराकाष्ठा थी। उस समय ये स्थिति बहुत चरम पर थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज जब आजादी के 60 वर्षों के बाद जब हम आज परिस्थितियों को देखते हैं तो सामाजिक आधार पर पिछड़ापन और अस्पृश्यता पूर्णतः समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत कम हो गई है। आज जो पिछड़ापन है उसमें आप पूरी चर्चा को भी देखेंगे, आज की इस चर्चा को भी, तो इस पूरी चर्चा में बार बार एक जो शब्द आ रहा है वो आर्थिक तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर संपन्नता, ये बार बार निकल करके आ रहा है। और जो कंसर्न है आज, चाहे वो हार्दिक पटेल के पटेल आंदोलन की हो, चाहे वो जाट आंदोलन की हो, गुर्जर आंदोलन की हो, ये जो भी आंदोलन है, इन आंदोलनों की सारी कंसर्न जो केवल आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर के हो रही है। देश आज शायद इस बात के लिए तैयार होना चाहिए, देश को इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। जाट आरक्षण क्या आरक्षण के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक राकेश जी, आपकी बात हो गई है, इसमें आर्थिक आधार को सबसे चौधरी साहब, क्या रोटेशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए? ये सरकारों की नाकामी है। प्रमोद चौहान जी से सवाल है। कोई रजाई को धूप नहीं लग रही है। धर्मवीर चौधरी साहब, आपका सवाल नहीं है, प्रमोद चौहान जी जवाब दीजिए। नाकामी है, सरकार को देखना चाहिए। ये जो प्रमोद चौहान जी आप जवाब दीजिए, आपसे सवाल था। चौधरी, एक मिनट, धर्मवीर चौधरी जी आपसे जवाब नहीं, ये सवाल है भाई, मैं 30 सेकंड चाहता हूं। चौधरी प्रमोद चौहान, मैं आता हूं मोहम्मद शाहिद साहब आपके पास। क्या रोटेशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए? प्रमोद चौहान जी आपसे सवाल है ये। जी बताइए, क्या सवाल है? क्या रोटेशन में आरक्षण हो जाए तो कम से कम कुछ हद तक राहत मिलेगी? बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जी ठीक। हिलाल नकवी जी, जी
मैं फिर वहीं आता हूं जो मैंने बात कही थी अपने भाई शाहिद भाई से कम वो तो आरक्षण लाओ अभियान से अपने को दूर करे पहले, और आरक्षण के लाभ से जो बीएमडब्ल्यू से चल रहा है। देखिए पहले ओबीसी, अरे भाई रुको, प्रमोद जी जब आपने पूछा तब आप बोले आरक्षण में तो हिलाल नकवी जी पहले से ही बाहर है जी, उसमें वो बीएमडब्ल्यू का सवाल ही नहीं है। अरे उसमें तो ओबीसी में दिल्ली में जाट आरक्षण को लेकर कई बड़े नेता बीएमडब्ल्यू से ही पहुंचते थे। नहीं, एक सेकंड हम बता दें जिससे सोहरान साहब को समझ आ जाए। सोहरान साहब रुकिए, जो गुजरात में अभी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भाग लेने वाले 70% लोग वो है जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से चलते हैं। आप समझ गए ना, इसलिए मैंने बात कही। गुजरात में क्या हुआ, मैं उस बात पे नहीं जाता। अभी तो गुजरात में क्या हुआ, उस बात पे नहीं जाते हैं। गुजरात में बीएमडब्ल्यू, अमिताभ भाई सब लोग बोलेंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप बोलिए, ना हमको समझ में आएगी बात और ना ही दर्शकों को समझ में आएगी। अमिताभ भाई, हाँ हम बिल्कुल, अमिताभ भाई बस अगर हम चाहेंगे कि हम इस बात को पूरी कर ले, वरना अधूरी बात में ना बोलने में मजा आता है ना सुनने वालों को मजा आता है। देखिए जो रोटेशन की आप बात कह रहे हैं अमिताभ भाई, ये रोटेशन की बात जो है निश्चित रूप से एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग भी तैयार हों, वरना जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग निश्चित रूप से इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। और जिस प्रकार से ये रोटेशन की बात है तो उसमें फिर यह आएगा कितने वर्ष का रोटेशन। स्पष्ट रूप से जब इन लोगों को बाहर करने की बात होगी, नए लोगों के आने की बात होगी, तो वो भी कहेंगे कम से कम हमको इतना तो चाहिए, उतने वर्ष का रोटेशन जितने वर्ष इन्होंने लाभ उठाया है। तो ये जो रोटेशन की बात होती है इसके ऊपर बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इसको कैसे लागू किया जाएगा, कितने वर्ष का रोटेशन होगा, इसके ऊपर बहस होनी होगी। हम आपकी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि जो इस वक्त स्थिति बन गई है, इस स्थिति से निजात देश को पानी होगी। देश को निजात पाने के लिए अगर कोई भी सरकार जो है वो आरक्षण को लेकर के राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करेगा तो हो सकता है उसको राजनीतिक लाभ कुछ समय के लिए मिल जाए, लेकिन आगे चल करके इसका लाभ नहीं मिलना है, देश को नुकसान होना है। 50% के अंदर जो बची हुई है उसके अंदर फिर वही स्थिति आ गई है कि वो लोग जिनके पास आरक्षण का लाभ ले चुके हैं एक मतलब, वही लोग आरक्षण का लाभ लगातार लेते चले जा रहे हैं। और जो एक इसके पीछे भावना थी कि ज्यादा से ज्यादा जो पिछड़े लोग हैं उनको ऊपर लाया जा सके, वो भावना जो है वो कहीं ना कहीं नकवी साहब तब वोट बैंक के लिए दिक्कत ये भी आएगी कि आंकड़े कैसे जुटाएं, उसके लिए बहुत जरूरी होगा रोटेशन के लिए। विकास भाई आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। देखिए इस वक्त जो सेंसस हुआ है उसके अंदर जाति के आधार पे हुआ था और लोगों की इस बारे में पूछा गया था कि लोगों की मांग थी कि आप जाति के आधार पर आंकड़ों को रिलीज करें, लेकिन बिहार का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए धार्मिक आंकड़े रिलीज कर दिए गए धर्म के आधार के ऊपर, और जाति के आधार के ऊपर आंकड़े जो है वो नहीं रिलीज किए गए हैं। तो देखिए जहां के ऊपर इस प्रकार की राजनीति से प्रेरित होकर के चीजें की जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी और सरकार जो है वो अपने लाभ के लिए इलेक्शन को सामने रख करके कार्य करेगा, तो इस प्रकार के अहोपा की स्थिति बनेगी। और अमिताभ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि सड़क के ऊपर अगर ये तय होने लगा कि किसको आरक्षण मिलना, बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। रामकुमार पटेल जी, बहुत ही भयानक रामकुमार पटेल जी, रोटेशन के लिए क्या ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को भी घेर लेंगे, सामाजिक शैक्षणिक आंकड़े स्थिति होगी। रामकुमार पटेल जी, सामाजिक शैक्षणिक आंकड़े अगर रोटेशन भी अगर आपको चलाना है तो ये भी दिक्कत होगी वोट बैंक के लिए, ये तो आंकड़े आ ही नहीं पाएंगे सामने जैसा अभी हो रहा है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं पटेल समाज के बारे में। सारे देश में पटेल समाज का आश्रम में आकलन ही ठीक ढंग से नहीं हुआ। अभी कुछ ऐसे प्रांत है जहां विभिन्न नामों से ये कुर्मी जाति, कहीं कुनवी, कहीं पर बराटा, कहीं पर रेड्डी, कहीं पर देवगौड़ा, कहीं पर क्या क्या उपजातियां उपनाम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में भी तमाम नामों से जानी जाती है। इसके कारण जातिगत आंकड़े सही ढंग से इकट्ठे होने के कारण वास्तव मूल्यांकन हो नहीं पाता। ये सामाजिक और वास्तव शैक्षणिक स्तर अभी तक लोगों का नहीं बढ़ पाया है। मैं उड़ीसा गया था, उड़ीसा की बात इसलिए करना चाहता हूँ, जाति कुर्मी है और जनजाति में रह रहे हैं जंगल में, और ना उनको जनजाति में गिनती है, ना उनकी ओबीसी में गिनती है, ना उनकी कहीं पर गिनती हो रही है। तो कुछ ऐसा भ्रम है सारे देश के अंदर, सही स्थिति नहीं आई है, जिसके कारण जगह जगह स्थिति पैदा हो रही है। सरकार ने क्रीमिलेयर के पहले तय कर दिया कि क्रीमिलेयर है कि इस स्तर के ऊपर की जो जिनका इनको ये लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर निश्चित रूप से इस तरह की चर्चा का कोई विषय नहीं खड़ा होता है। ठीक है, वास्तव में एक ऐसा अलगाव पैदा करने की स्थिति खड़ी हो रही है, भाटी साहब पैदा करने की स्थिति क्या रोटेशन में ये मुमकिन है? क्योंकि जब आंकड़े जब सामने लाने की बात होगी तो क्या भी कोई सरकारें ये आंकड़े सामने आने देगी? मेरी बात सुनिए,
जब वोट बैंक से इतना जुड़ा हुआ आरक्षण के मुद्दे का, तो फिर रोटेशन का मतलब क्या? ये बिल्कुल मुमकिन है और इस पर मेरा थोड़ा सा चिंतन भी है, थोड़ा अध्ययन भी है। पहले ये जनगणना की जानी चाहिए किस जाति कितनी संख्या में इस देश में है। फिर ये तय किया जाए कि उसको आप मानने से इनकार कर देते हैं, सब लोग मानने से इनकार कर देते हैं, उसकी संख्या है गणना हुई है। नकवी जी सुनिए, जितनी उसकी संख्या है उतनी जिस समय वो सरकारी नौकरियों में आ जाए उसे जनरल में ले आया जाए। और मेरा व्यक्तिगत सुझाव इसमें एक और है कि जो जाति जनरल में आती रहे इस देश में, उस जाति का कहीं भी नाम लिखने पर पाबंदी होनी चाहिए। ना उसका मार्कशीट में नाम लिखा जाए जाति का, ना स्कूल में एडमिशन में लिखा जाए। जाति का नाम लेने पे सजा होनी चाहिए। केवल जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब लोग सामान्य में आ जाएंगे और धीरे धीरे और बवाल खड़ा हो जाएगा और सबको न्याय मिल जाएगा। ये मेरा सुझाव। धर्मी चौधरी जी। जी, ये सरकार की विफलताएं हैं साहब। ये हमारा काम नहीं है। ये सरकार को तय करना है कि सरकार कैसे इनको ऊपर लाए। आप तो कहते हैं फिर एसी के कमरे में बैठ के बना लिया। जब तो ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है कि एसी के हमारे जाट आरक्षण के मुद्दे पर एसी वाले कमरे में बनवा दे, पंखा वाले में, पंखे वाले में बनवा दिए साहब। लेकिन ये गलत है। किसी भी समाज के आप आर्थिक पिछड़ेपन को, सामाजिक पिछड़ेपन को आप ग्रास रूट पर जाके तय करेंगे कि कमरे में तय कर देंगे आप? प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुनिए, समय कम। जी प्रमोद जी बोलिए। देखिए, जब 2013 में कांग्रेस ने हमें आरक्षण देने की बात करी थी और एनसीबीसी के जो मेंबर बनाए थे वो तीनों कांग्रेस के आदमी थे। उसके बाद जाटों को आरक्षण दे दिया, छुनछुना पकड़ा दिया, बहका दिया। अगर वो उनको तीनों को, आयोग के मेंबर को सही कहते कि एनसीबीसी की रिपोर्ट सही तरीके से लगाओ, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई, तब हमारे साथ भी ऐसा हो गया, और कांग्रेस आती तो भी ऐसा ही होना था हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा धोखा जाटों के साथ हुआ है। एनसीबीसी के जो तीनों मेंबर थे, जो एक सांसद भी थे, वो सब कांग्रेस के थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आंकड़े की बात कर रहे हो, हर प्रदेश सरकार के पास हर जाति का, हर बिरादरी का आंकड़ा मौजूद है। वो चाहे तो 2 घंटे में केंद्र सरकार को दे सकती है। इसीलिए मिल नहीं पा रहा है, समय की कमी है। अमिताभ जी संपादकीय। मैंने एक बात उठाई, रोटेशन। कुछ उसको समझ नहीं पाए, कुछ समझ के भी समझना नहीं चाहे होंगे। एक बात आई, रोटेशन लागू नहीं हो पाएगा। मैंने ये बात यूं ही नहीं उठाई, मैं उसका सरल उपाय बताई दे रहा हूं, चुटकी में लागू हो जाएगा। थोड़ा दिल थाम के बैठिए, पॉलिटिकल लोग खासतौर पर, क्योंकि आपका वोट लुढ़क जाएगा। आप अनुलोम विलोम करते सड़क पर नजर आएंगे। बताओ, राजस्थान का उदाहरण देकर बोल दूं या यूपी का? जहां का बताओ वहां का बोल दूं। यूपी का ही ले लो। ओबीसी में जितनी जातियां हैं, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 100 जातियां ओबीसी में हैं, ठीक? उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय में यह जानकारी कंप्यूटराइज्ड है, कागज में भी नहीं, रजिस्टर नहीं, हर राज्य में है कि पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में पूरा लिस्टिंग है, किस ओबीसी की किस जाति ने कितनी सरकारी नौकरियां पाई, ठीक? उसकी संख्या है, वो परसेंटाइल में निकल आएगी। संख्या है तो भाई 100 नौकरी थी, उसमें 75 एक जाति को अगर मिल गई तो 75% आपने आरक्षण खा लिया, ठीक? 10 साल कट ऑफ। हिला लग्बी ने एक बात ठीक कही थी जिसमें थोड़ा दम था कि कट ऑफ डेट के टाइम क्या रखें। एक 10 साल का टाइम फ्रेम हो सकता है। बीते 10 वर्षों में जिन जातियों ने ओबीसी के अधीन, और ऐसे ही दलित के लिए भी रखिए, अगर जिन्होंने 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों का मैक्सिमम हिस्सा ले लिया, उनको बाहर करिए कुछ समय के लिए, दूसरे को ऊपर लाइए। इसके आंकड़ा जुटाने के लिए जनगणना करने की जरूरत नहीं, ये तो सरकारी कार्यालय में मौजूद है, सरकारी कार्यालय में मौजूद है भाई। मोहम्मद शाहिद से हिला रहे नहीं, इनको जानकारी नहीं है। सरकार में नौकरी मौजूद है, जाके जानकारी करिएगा। मोहम्मद शाहिद बिना जानकारी के नहीं बोलता मित्र। सब पता होता कि आरक्षित वर्ग से जिन किन लोगों को नौकरी मिली, जब लिस्ट जारी होती है नौकरी की, आपको पता ही नहीं, तब उसमें लिखा होता है ओबीसी आरक्षण, जनरल, विकलांग आरक्षण, कोटा आरक्षण, एसटी का आरक्षण, एससी का आरक्षण है या एसटी का आरक्षण है, यह भी मेंशन होता है। आपकी जानकारी बढ़ा दूं, हिलाल लग्बी होता है कि नहीं होता है? मजाक कर रहे हैं?
इसको जानने में कितनी देर लग रही है? मैंने राजस्थान का उदाहरण आंकड़ों के साथ दिया ना, बाद में मिलिएगा मैं संख्या बता दूंगा। 81 जातियां हैं वहां ओबीसी में, 3 जातियों ने पिछले 12 सालों में 78% नौकरियां ले ली। यह आंकड़ा कहां से आया? सरकार से आया। और लोग सिर हिला रहे करें ना जी ना। अरे फार्म में लिखा होता है एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसके तहत रिजर्वेशन चाहते हो, उसी फॉर्म के आधार पर तो नौकरी मिलती है ना। तो डाटा तो सेव है, आइए कर लीजिए, तो मल्लाहों को भी राहत हो जाएगी, निषादों को भी हो जाएगी, ऐसे तमाम जातियों को हो जाएगी जिन जातियों तक अभी विकास की रोशनी नहीं पहुंची, आरक्षण की रोशनी नहीं पहुंची। हम तैयार हैं क्या? ताकतवर जातियां क्या अपना वर्चस्व छोड़ने को तैयार हैं? इतने वर्ष हो गए, ओबीसी तो बाद में आया, इतने कड़वी बात है, इतने वर्ष हो गए राकेश त्रिपाठी, इतने वर्ष हो गए भारत में एससी के आरक्षण को। सर्वाधिक लाभ किस जाति को मिला एससी में? क्या एससी एक जात है? नहीं ना, एससी जातियों का एक समूह है। पहले भारत के समाज को समझना होगा, जो समाज नहीं समझते वो बहस नहीं कर सकते। हरिजन शब्द जातियों का एक समुच्चय है, एक समूह है, उसमें 85 जातियां हैं। वो जातियां कहां खड़ी हैं? 2-3 जातियों को तो लाभ मिल गया, बाकी जातियां कहां खड़ी हैं? उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ले लो, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ले लो। मोर देन 60% ऑफ द जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब इन उत्तर प्रदेश गोस टू वन कास्ट इन एससी। पता है आप लोगों को? नेताओं से मेरा निवेदन है, थोड़ा आंख कान खोलिए, थोड़ा दिल बड़ा करिए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मोहम्मद शाहिद की पार्टी की एक समस्या है, वो उससे आगे सोच नहीं सकते। दूसरी पार्टी जो इनसे पहले सत्ता में थी, उसकी एक समस्या है, वो उससे आगे नहीं सोचना चाहते। आपके लिए ओबीसी का मतलब एक जात, उनके लिए दलित का मतलब एक जात। इसलिए संघर्ष हो रहा है इस देश में। जिस दिन ओबीसी का मतलब 100 जातियां हो जाएगा, जिस दिन दलित का मतलब सारी जातियां जो दलित वर्ग में आती सबका उत्थान हो जाएगा, उस दिन यहां संघर्ष नहीं होगा। लेकिन समस्या यह है, जिस जात का मुख्यमंत्री उसी जात को जय जयकार, बाकी जातियां कहां जाए? तब तो संघर्ष होगा, तय है। ये धर्मवीर जी ने बोल दिया, ये ना बोलते तब भी संघर्ष होता। राजकुमार भाटी ने बोल दिया, तब ना बोलते तो भी एक दिन आएगा कि लोग सड़क पर निपटना चाहेंगे। न्याय होता दिखना भी चाहिए। कौन जस्टिफाई कर देगा इसको कि आरक्षण दिया सारी जातियों के लिए पिछड़ों की, और 4 जातियां 5 जातियां मिलकर बांट ली गई। दलित वर्ग में आने वाली सैकड़ों जातियों के लिए आरक्षण दिया भारत के संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, और वो 2 जातियां 3 जातियां मिलकर उसका लाभ ले गई। ये तरीका ठीक नहीं। जब तक हम सबसे निचले पायदान पर खड़े आदमी को ऊपर नहीं लाएंगे, तब तक समाज में असंतोष रहेगा। असंतोष रहेगा तो टकराव रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, टकराव का समाधान लोकतंत्र में सड़क पर आंदोलन, हिंसा से नहीं हो सकता। प्रदर्शन तक ठीक है, अपनी बात कहिए, धरना ठीक है, लेकिन यह तर्क ठीक नहीं होगा हम इसकी बिजली काट देंगे, उसका पानी बंद कर देंगे, इसको सब्जी की सप्लाई रोक देंगे, इसको दूध की सप्लाई रोक देंगे, हम अदालत की भी नहीं मानेंगे। ये तरीका ठीक नहीं। इस देश में अगर समाधान आएगा तो संसद से आएगा, इस देश में अगर समाधान आएगा तो अदालत से आएगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं। और अगर सब सड़क पर समाधान करने लगेंगे, तब तो जिस वक्त जिसकी लाठी मजबूत होगी, फैसला वो अपने पक्ष में लिखवा लेगा। यह तरीका भी ठीक नहीं। इसलिए संसद यानी राजनीतिक वो विधायिका और न्यायपालिका, इस पर भरोसा रखिए, इस पर दबाव बनाइए। विधायिका पर दबाव बनाने का आपका पास अवसर है, चुनाव होता है, विधायिका पर दबाव बनाइए। जो लोग चुन के जाए वो आपकी बात रखें वहां, नहीं तो चुन के नहीं जाए। और फिर न्यायपालिका की बुद्धि पर भरोसा करिए, उसकी निष्पक्षता पर भरोसा करिए, तभी ये हिंदुस्तान आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया एलान नकवी जी आपका, मोहम्मद शाहिद जी आपका भी, राकेश त्रिपाठी जी, रामकुमार पटेल जी आपका भी, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से राजकुमार भाटी जी जुड़े रहे, धर्मवीर चौधरी साहब आपका भी, और प्रमोद सोनान साहब आपका भी, अमिताभ जी आपका भी।